मैक्सिको के सबसे बड़े शो में एक आदमी आता है और एक ऐसी कन्फेशन करता है जिसने पूरे मैक्सिको को हिला के रख दिया। दरअसल ये शो रात को आता था और यहाँ पर लोग पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस शेयर करते थे तब तक जब तक इस शो में वो आदमी नहीं आया था। उस आदमी का नाम था जोशुआ और वो कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस शेयर करने नहीं आया था, बल्कि वो तो कुछ बहुत ही ज्यादा डरावनी चीज बताने वाला था। दरअसल उसने बताया कि उसने एक डेविल के साथ डील करी है और ये कोई छोटा मोटा शैतान या कोई छोटा मोटा डेविल नहीं बल्कि खुद लूसीफर था। Josué, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas noches, señor. Bienvenido, gracias por estar con nosotros y gracias por escucharnos allá en el estado de California. Llevo más de 5 años intentando pactar con algún demonio. और जैसे जैसे वो आदमी अपनी कहानी आगे बताता गया, पूरे मैक्सिको के लोगों के होश उड़ते चले गए। जिसने वो शो और वो इंटरव्यू सुनी थी, आज भी उन सबके अंदर खौफ भरा हुआ है। इनफैक्ट जिसने नहीं भी सुनी थी उसको भी इस पूरे किस्से के बारे में अच्छे से पता है, क्योंकि ये किस्सा इतना ज्यादा मशहूर हुआ था कि इसके ऊपर न जाने कितने ड्रामे, कितनी मूवीज, कितने आर्टिकल्स तक लिखे गए थे। और शायद आज के टाइम में मैक्सिको में एक ऐसा इंसान नहीं है जिसको इसके बारे में पता ना हो। सो टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट Mexico's most dangerous and creepiest interview, La Mano Peluda। इसका मतलब द हेयरी हैंड। इस नाम का मैक्सिको में एक बहुत फेमस रेडियो शो था जहां पर लोग कॉल करके अपना हॉरर, पैरानॉर्मल और अनएक्सप्लेन्ड एक्सपीरियंस शेयर करते थे। लेकिन 2002 में इस शो पर एक ऐसी कॉल आती है जिसने आगे चलकर मैक्सिको के सबसे डार्क और इनफेमस केसेस में से एक को जन्म दिया। कॉलर का नाम था जोशुआ वेलेस्क्वेज, जो कि कैलिफोर्निया से कॉल करता है। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। जोशुआ ने शो के होस्ट जुआन रेमोन को शो की सक्सेस के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करा, लेकिन कुछ ही समय बाद वहां का पूरा एटमॉस्फेयर बदलने लगा। जोशुआ ने बताया कि वो पिछले 5 सालों से एक डीमन के साथ पैक्ट करने की कोशिश कर रहा था और उसका ओरिजिनल गोल था लूसीफर के साथ कांटेक्ट करना। और यहीं से ये पूरी कॉल डिस्टर्बिंग होना शुरू होती है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल पैरानॉर्मल स्टोरी नहीं लग रही थी, बल्कि ये कुछ बहुत ज़्यादा सिनिस्टर और बहुत ज़्यादा डार्क साइड की तरफ जा रही थी। जोशुआ ने आगे बताया कि जब वो सिर्फ 14 साल का था तब उसकी फैमिली बहुत बुरी फाइनेंशियल कंडीशन से गुजर रही थी। घर में पैसे नहीं थे और वो किसी भी तरीके से अपनी फैमिली की हेल्प करना चाहता था। जोशुआ ने शुरू में बहुत मेहनत करी, बहुत सारे काम भी करे, लेकिन उसकी फैमिली की कंडीशन इम्प्रूव ही नहीं हो रही थी। वो कुछ भी कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, रिजल्ट 0 आ रहा था। और एक टाइम ऐसा भी आता है जब जोशुआ डेस्परेट हो जाता है। वो कुछ भी करने के लिए तैयार था, बस उसकी फैमिली की हेल्प हो जाए। और तभी उसको एक विच क्राफ्ट की किताब मिलती है। जोशुआ ने उस किताब को ऑब्सेसिवली पढ़ना शुरू कर दिया। रोज हर दिन वो उसी में डूबा रहता था। उस किताब में एक तरीका दिया गया था जिससे वो डीमन से कांटेक्ट कर सकता था, लूसीफरियो फोकालोर, जिसको उसने सैटन के अंडर सर्व करने वाला एंटिटी बताया। लेकिन जोशुआ यही नहीं रुकता, वो और जानना चाहता था और इसी ऑब्सेशन में उसने और ज्यादा किताबें और टेक्स्ट ढूंढना शुरू कर दिए। जोशुआ ने ग्रीक, लैटिन और एंशिएंट हेब्रू इतनी सारी लैंग्वेजेस सीख ली थी, सिर्फ इसीलिए ताकि वो पुराने टेक्स्ट पढ़ सके जो उसके अकॉर्डिंग सैटेनिक रिचुअल्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के काम आते हैं। लगभग 1.5 साल बाद रिचुअल्स, प्रेयर्स और एंशिएंट किताबें स्टडी करने के बाद जोशुआ बताता है कि उसके सामने फाइनली एक डीमन आता है। लेकिन उसका अपीयरेंस बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा कि लोग डीमन के बारे में सोचते हैं। ना तो उसके कोई सिंग थे, ना ही कोई पूंछ थी और ना ही कोई मॉन्स्टर जैसा फॉर्म था। उसके अकॉर्डिंग वो एक बिल्कुल ऑर्डिनरी इंसान की तरह दिखता था। जोशुआ शॉक में आ जाता है। उसने उस इंसान जैसी एंटिटी से पूछा कि तुम कौन हो, और उसने सिर्फ इतना जवाब दिया, तुम मुझे देखना चाहते थे ना, तो लो मैं तुम्हारे सामने आ गया। वो एंटिटी जोशुआ को अपना नाम भी बताती है, लेकिन जोशुआ ने पूरे रेडियो के सामने वो नाम रिवील करने से मना कर दिया। जोशुआ के अकॉर्डिंग वो जो एंटिटी होती है वो उसको प्रॉमिस करती है कि अगर जोशुआ उसका साथ देता है तो वो जोशुआ की हर एक इच्छा पूरी कर देगा। जोशुआ ने उसके लिए रिचुअल्स प्रिपेयर करना शुरू कर दिए, अपने कुछ क्लासमेट्स की हेल्प भी ली और फिर रिचुअल पूरे करे। और जो सेक्रीफाइस वो डेविल मांगता था, जोशुआ वो देने लगा था। लेकिन धीरे धीरे उस डेविल की डिमांड्स और ज्यादा डिस्टर्बिंग होने लगी। पहले तो वो सिर्फ एक बकरी मांगता था, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे और ज्यादा मांगने लगा, और ज्यादा खराब चीजें और ज्यादा डेंजरस चीजें।
जोशुआ का बताना था कि उस डेविल ने जोशुआ से एक न्यू बॉर्न बेबी भी मांगा था। जोशुआ ने बताया कि वो तो एक न्यू बॉर्न बेबी को सेक्रीफाइस भी करने ही वाला था कि फाइनल टाइम पे जोशुआ का एकदम दिमाग काम कर जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। वो किसी को सेक्रीफाइस नहीं करता, वो बस खुद को रोक लेता है। उस पॉइंट के बाद जोशुआ ने डिसाइड करा कि अब वो और कुछ भी नहीं चाहता, ना ही धन, ना ही दौलत और ना ही कोई शोहरत। इसीलिए जोशुआ ने उस डेविल के साथ कम्युनिकेशन करना खत्म कर दिया। अब जोशुआ ने डेविल के साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे और ऐसे ही समय आगे बढ़ता गया। कुछ दिनों बाद जोशुआ का बताना था कि वो अपने घर में आराम से सो रहा था, करीबन आधी रात हो रही होगी, और तब जोशुआ को ना किसी के घर में आने की, चलने की स्ट्रॉन्ग आवाज़ आती है। लाइक कोई धीरे से नहीं चल रहा बल्कि ठक 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 ऐसी आवाज़ आ रही है। जोशुआ उठता है और जहाँ से आवाज़ आती है उस तरफ जाता है, और जब वो उस तरफ पहुँचता है तो वो देखता है कि जोशुआ की माँ अनकॉन्शियस ज़मीन पर पड़ी थी और एक पिग उसको घसीट रहा था। अगर आपको लग रहा है कि ये डरावनी बात है तो आगे सुनो। वो जो पिग था वो सिर्फ अपने 2 पैरों के बल पे खड़ा था और आगे के जो 2 पैर थे वो उनको हाथ की तरह यूज कर रहा था, जिनसे उस पिग ने जोशुआ की माँ को पकड़ा हुआ था और उसको घसीट रहा था। जोशुआ अपनी माँ को देखते ही चिल्लाने लग जाता है और जैसे वो पिग मुड़ के जोशुआ को देखता है वो वहां से 4 पैरों के बल पर भाग जाता है, लेकिन वो भागते भागते जस्ट थोड़ी सी आगे जाकर रुक जाता है। सरप्राइजिंगली जोशुआ ने कहा कि उसे उस पिग को देखकर डर नहीं लगा। वो बस उस पिग से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरी माँ को हर्ट मत करना, उसे छोड़ दो। और वो जो पिग होता है वो जोशुआ को बोलता है कि मुझे फॉलो करो, जिसके बाद जोशुआ उसको फॉलो भी करता है। अब ये दोनों एक जंगल के अंदर जाते हैं जहाँ पर एक गुफा थी जो शायद एक रिचुअल साइट के पास ही थी। गुफा के अंदर जाकर जोशुआ ने बताया कि वो पिग बार बार अपना फॉर्म, अपना रूप चेंज कर रहा था। कभी वो आदमी बन जाता तो कभी वो औरत बन जाता और कभी कुछ और बन जाता। जोशुआ के अकॉर्डिंग वो 21 दिन तक उस गुफा में रहा और लोगों को अंदर बाहर आते जाते देखता रहा। इसी दौरान उस एंटिटी ने उसे एक चीज ऑफर करी जिसे कहते थे रिंग ऑफ किंग सोलोमन। जोशुआ ने बताया कि वो रिंग बहुत पावरफुल थी। लिटरली आप उस रिंग के अगर मालिक बन जाओ तो आप सैटन के कंट्रोल में जितने भी डीमंस थे उन सबको कंट्रोल कर सकते थे। वो रिंग कहीं ना कहीं आपकी सारी इच्छाओं को पूरी करती है, लेकिन उसे पाने के लिए एक कंडीशन थी कि जोशुआ को अपने किसी भी फैमिली मेंबर का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, यानी कि उनकी बलि चढ़ानी पड़ेगी। और यहीं पर इंटरव्यू का टोन अचानक से बदल गया। जोशुआ की सांसें हैवी होने लगी, वो रुक रुक कर बोलने लगा और फिर वो रो पड़ा। उसने जुआन रेमोन को बताया कि उसने अपनी ग्रैंडमदर को मार दिया। Me podía dar lo que quisiera, solo que para poder obtener este anillo tenía que dar a un familiar। जोशुआ पहले तो अपनी दादी से मिलने जाता है और फिर उनको ड्रग देता है ताकि वो सो जाएं, और फिर जब वो दादी बेहोश हो जाती है तो फिर उनके ऊपर पूरा रिचुअल वो परफॉर्म करता है। जोशुआ ने बताया था कि इस रिचुअल में वो सोलोमन रिंग जो थी वो भी यूज हुई थी और एक चाकू भी यूज हुआ था। एग्जैक्टली रिचुअल क्या था, उसने क्या करा, कैसे करा, वो सब जोशुआ नहीं बताता। उसने कहा कि रिचुअल कंप्लीट होने के बाद उसको वो रिंग मिल जाती है, लेकिन उस मूवमेंट के बाद उसके अंदर सिर्फ शेम और रिग्रेट ही था। जोशुआ ने क्लेम करा कि उसके बाद उसे कॉन्स्टेंटली एंटिटीज दिखने लगी जो उसका मजाक उड़ाती थी और बार बार जोशुआ को उसके किए हुए एक्शंस की याद दिलाती थी, और यहीं से जोशुआ की जिंदगी बदलने लगी। वो यूनाइटेड स्टेट में जाकर पढ़ाई कंप्लीट करता है और पैरासिटोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी फील्ड में काम करने लगा। ये उसका ड्रीम करियर था। सब कुछ एकदम ठीक लग रहा था। धीरे धीरे उसकी लाइफ इंप्रूव हो रही थी और अच्छी भी हो रही थी, लेकिन यहाँ पर एक कैच था। जोशुआ ने बताया कि उसकी लाइफ में एक और अजीब सा रूल था। दरअसल वो जो भी पैसे एक दिन में कमाता था उसको उसी दिन वो खर्च करने पड़ते थे। अगर वो पैसे बचा कर रखता तो वो पैसे गायब हो जाते। ना वो पैसे किसी को दे सकता था और ना ही उनको फेंक सकता था और ना ही उनको जला सकता था। जोशुआ ने एक इंसिडेंट भी शेयर करा था जिसमें वो बताता है कि आज मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन आज से कुछ ही दिन पहले मैं एक कंस्ट्रक्शन वर्कर को देख रहा था, जिसे देखने के बाद मुझे उस पर काफी दया आई और मैं उसको पैसे देना चाहता था, उसकी हेल्प करना चाहता था। लेकिन उसी रात को मेरे ऊपर एक औरत अटैक करती है। वो औरत दिखने में बहुत पेल थी, पतली थी, लंबे काले बाल थे और उसके पैर नहीं थे। और सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बात पता है क्या थी?
जोशुआ बताता है कि अभी मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, इस वक्त भी वो औरत मेरे पीछे खड़ी है। जोशुआ बोलता है कि मुझे उस औरत से डर नहीं है, बल्कि मुझे डर है उस चीज से जो उस औरत के हाथ में है। जोशुआ बताता है कि उसके हाथ में एक इन्वर्टेड क्रॉस है जिसके एंड पर एरो हेड है और उसके हैंडल में एक ग्लास आई लगी है। इंटरव्यू आगे बढ़ता गया और जोशुआ ने बताया कि वो गॉड पर बिलीव करता है। उसके अकॉर्डिंग पेस्टर्स और कैथोलिक प्रीस्ट ने उसकी हेल्प करने की भी कोशिश करी ताकि वो इस पैक्ट से बाहर आ सके। उसने रिग्रेट भी एक्सप्रेस करा, लेकिन क्लेम किया कि चाहे वो कुछ भी कर ले, वो एंटिटीज उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। उसने तो ये भी बोला कि वो रिंग, वो जो सोलोमन रिंग थी, वो उसे निकाल ही नहीं सकता क्योंकि वो रिंग जोशुआ से परमानेंटली चिपक चुकी है। अब जो इस इंटरव्यू का होस्ट होता है जुआन रेमोन, ये जोशुआ को थोड़ी सी सिंपैथी देता है, उसे स्ट्रांग रहने को बोलता है और बोलता है कि मैं तुम्हें कल अपने नोन के जो फादर्स होते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं, उनसे मिलवाऊंगा एंड आई होप कि तुम इन सारी चीज़ों से बाहर आ सको। और इसी के साथ वो इंटरव्यू यहाँ पर ख़त्म होता है और जो सुनने वाले लोग थे वो सब के सब शॉक में जा चुके थे। लेकिन स्टोरी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। अगले ही दिन जुआन रेमोन एक फादर जिनका नाम रॉबर्टो गुजारो था, उनकी जोशुआ से फ़ोन में बात करवाता है। जोशुआ उन फादर को कहता है कि मुझे इस पैक्ट से बाहर निकलना है। उसको डर था अपनी जान का और इस बात का भी कि कहीं उसके घर वालों को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। उसने ये भी कहा था कि उसके घर में कोई सैटेनिक सिंबल्स नहीं थे, बल्कि उसके पास तो क्रिश्चियन सिंबल्स और बाइबल भी थी और वो रेगुलरली गॉड से बात भी करता था। अब इसके बाद जोशुआ ना उन एंटिटीज को बुलाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी रिंग थी, तो वो उन्हें बुलाता है और उनसे भीख मांगता है कि उसको फ्री कर दिया जाए। लेकिन जोशुआ बताता है कि जैसे वो ये बोलता है, सारी एंटिटीज उस पर हंसने लग जाती है। इनफैक्ट उसको स्टूपिड भी बोलती है और फिर बोलती है कि जो एक बार दिया जा चुका है उसको वापस नहीं लिया जा सकता। यानी कि जोशुआ के मुताबिक वो मैसेज क्लियर था कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता। उसने बताया कि उस वक्त उसके घर में 4 एंटिटीज मौजूद थी, वही 4 जो पहले भी देख चुका था। अब ये सब हो जाने के बाद जो प्रीस्ट होते हैं वो फ़ोन करते हैं जोशुआ को और फ़ोन में ही प्रेयर करना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही प्रेयर शुरू होती है, जोशुआ को कुछ तो हो जाता है। वो चिल्लाने लग जाता है। वो बोलता है कि उसके सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, उसको वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है और पता नहीं कैसे, लेकिन उसको अचानक से खुद को मार देने वाले थॉट्स आने लग रहे हैं। वो बस यही कह रहा था कि मैं इस पूरी दर्द को और ज़्यादा नहीं सह पाऊंगा। लेकिन प्रीस्ट और जुआन उसे बार बार समझा रहे थे कि जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है उसको बस इग्नोर करो, क्योंकि ये सॉल्यूशन नहीं है। इसके बाद वो वापस से प्रेयर शुरू करते हैं और जोशुआ को वर्ड्स रिपीट करने को कहते हैं। और इसी मूवमेंट पर रिकॉर्डिंग्स के बिलीवर्स के अकॉर्डिंग बैकग्राउंड में अजीब हंसने की आवाज़ें सुनाई देती है। जोशुआ ने क्लेम किया कि एंटिटीज उस पर अटैक कर रही थी। लगभग 30 मिनट तक प्रेयर चलती है और उस दौरान जोशुआ रोता रहता है, चिल्लाता रहता है और बार बार कहता है कि उसके ऊपर अटैक हो रहा है। और एंडिंग में जोशुआ हाथ जोड़कर भीख मांगता है कि प्रेयर्स को रोक दिया जाए। जुआन और प्रीस्ट दोनों उसको ब्लेसिंग देकर फाइनली प्रेयर को खत्म करते हैं और कॉल काट देते हैं। ये पूरी कॉल जो वो प्रीस्ट और जुआन कर रहे थे जोशुआ के साथ, ये पूरी कॉल लाइव उस शो में चल रही थी और पूरा मैक्सिको इस पूरी कॉल को सुन रहा था। और ये कॉल ला मानो पेलुडा की हिस्ट्री की सबसे इनफेमस कॉल्स में से एक बन गई। जोशुआ की कहानी, उसका डर, उसकी इंटरव्यू के दौरान उसका ब्रेकडाउन ऑडियंस को पूरी तरीके से शॉक में ले गया। अच्छा, ये सब हुआ था 2002 में और उसके बाद तो सब कुछ एक पहेली सी बन के रह गई। लेकिन 2011 में लोगों ने जोशुआ का नाम वापस से सुना। टीवी पर एक शो आता है एक्स्ट्रा नॉर्मल। इस शो का पूरा कॉन्सेप्ट था कि इसमें कुछ लोग इन्वेस्टिगेशन करते थे, जहां पर पैरानॉर्मल चीजें हुई हो, जहां पर यूएफओ आए हो या फिर जो कुछ ऐसे केस हो जो कि आज तक सुलझे ना हो, वहां पर जाकर इन्वेस्टिगेशन होती थी। अब ये शो वाले जोशुआ को अप्रोच करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये जोशुआ वाली कहानी वर्ल्ड वाइड बुरी तरीके से फेमस हो चुकी थी, तो इनको भी लगता है कि जोशुआ की कहानी के ऊपर अगर हम कुछ बनाएंगे तो शो को तो 4 चांद लग जाएंगे। पहले तो जोशुआ थोड़ा सा हेजिटेट करता है कि क्या मुझे ये सब करना चाहिए, लेकिन बाद में वो कुछ शर्तों के साथ मान जाता है। अब शर्त क्या थी? जोशुआ की शर्त थी कि इंटरव्यू रात को होना चाहिए और जमीन पर नहीं बल्कि पानी के बीच।
एक बोट के ऊपर। जोशुआ के अकॉर्डिंग वो ये सब इसलिए कर रहा है ताकि डीमंस उसके ऊपर अटैक ना कर पाए। ये काइंड ऑफ एक प्रोटेक्शन प्रोसीजर था। अच्छा, जोशुआ की एक और कंडीशन थी कि जुआन भी इस इंटरव्यू के दौरान उसके साथ ही होना चाहिए। जुआन वही जिसने पहली बार जोशुआ की इंटरव्यू ली थी। जोशुआ ने क्लियरली कहा था कि अगर जुआन मेरे साथ नहीं होगा तो मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, और साथ में जोशुआ ने यह भी कहा था कि पूरी इंटरव्यू में उसका चेहरा ना दिखाया जाए। अब ये इंटरव्यू जो होस्ट कर रहा था उसका नाम था मारियो एस्ट्राडा। इस इंटरव्यू में जोशुआ ने पहली वाली स्टोरी को और एक्सपेंड करा। उसने क्लेम किया कि बहुत जल्द वो एक रिचुअल के थ्रू अपनी फिंगर से रिंग हटा पाएगा और फाइनली अपने पैक्ट से फ्री हो जाएगा। जोशुआ अपने साथ कुछ आर्टिफैक्ट्स भी लाया था और उन आर्टिफैक्ट्स में से एक तो मरे हुए इंसान की हड्डी थी, जिसके बारे में उसका कहना था कि इस हड्डी में अभी भी एनर्जीज मौजूद हैं। उसके पास एक सिंबल भी था जिसको वो डीमन की इमेज बोल रहा था। इंटरव्यू के दौरान एक मोमेंट ऐसा भी आता है जब जोशुआ ने क्लेम किया कि उस पर अटैक हो रहे हैं, लेकिन उसके अलावा इंटरव्यू रिलेटिवली नॉर्मल रहा। एंड में जोशुआ और जुआन ने एक दूसरे को थैंक्स किया और जुआन ने स्पेशली कहा कि वो जल्दी ही दोबारा मिलेंगे जोशुआ की फ्रीडम सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि जोशुआ ने कहा था ना कि मैं जल्दी एक ऐसा रिचुअल करूंगा जिससे ये मैं अंगूठी हटा दूंगा और ये डीमन, इसके साथ डील, ये पूरा पैक्ट सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब इंटरव्यू खत्म होती है और इंटरव्यू करने वाले अपने रास्ते चले जाते हैं, जोशुआ अपने रास्ते चला जाता है। लेकिन यहाँ पर स्टोरी खत्म नहीं होती, क्योंकि जिन जिन लोगों ने इंटरव्यू करा था आने वाले दिनों में उनके साथ कुछ बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज इंसिडेंट्स होने लग जाते हैं। शो का कैमरामैन सीवियर चेस्ट पेन से सफर करने लगा। हॉस्पिटल में उसकी सर्जरी होती है क्योंकि उसको हर्निया था। फिर जिसने इंटरव्यू ली थी मारियो एस्ट्राडा एक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाता है। रिपोर्ट्स के हिसाब से मारियो अपनी गाड़ी चला रहा था, लेकिन पीछे से एक और गाड़ी आती है जो कि उसको ठोक देती है, और वो भी बहुत गंदी तरीके से। मतलब ये बहुत ही ब्रूटल एक्सीडेंट था, लेकिन फिर भी मारियो बच जाता है। ऑल्दो उसको चोट बहुत आती है, बहुत ज्यादा उसका लॉस होता है, लेकिन उसकी जान बच जाती है। और उस इंटरव्यू में जो वहां पर मौजूद था उन सबको कुछ ना कुछ बहुत अजीब सा महसूस होने लगा। किसी को आवाजें सुनाई देने लगी, किसी को किसी की प्रेजेंस फील होने लगी, तो किसी को तो ऐसा लगने लगा जैसे उनके आसपास कोई और भी प्रेजेंट है। सबको कुछ ना कुछ तो अजीब लगा ही था। अब ये सारे इंसिडेंट्स बाद में पैरानॉर्मल डिस्कशंस का हिस्सा भी बने, लेकिन सबसे शॉकिंग चीज अभी भी बाकी थी। इंटरव्यू के महज 10 दिन बाद जुआन की मौत हो जाती है। उसकी उम्र सिर्फ 48 साल की थी। ऑफिशियली उसकी डेथ रेस्पिरेटरी अरेस्ट की वजह से हुई, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लिंक्ड बताई गई। शो के फैंस कंप्लीटली शॉक में चले गए और इंटरनेट पर ऑलमोस्ट तुरंत थ्योरीज बनना शुरू हो गई। आधों का यही कहना था कि उसकी मौत के पीछे जोशुआ का कुछ ना कुछ तो हाथ है, क्योंकि उसने कहा था कि मैं कुछ ऐसा रिचुअल करूंगा जिससे मैं इन सारी चीजों से मुक्ति पा लूंगा। तो क्या उसने जुआन का सैक्रिफाइस दिया जैसे उसने एक टाइम पर अपनी दादी का दिया था? अब ऐसे में एक मारियो नाम का आदमी होता है जो कि एक स्ट्रेंज डिटेल नोटिस करता है। वो ये थी कि जब जोशुआ इंटरव्यू के बाद जा रहा था तो सबको ग्रीट कर रहा था, अपने लेफ्ट हैंड से दूसरों के हैंड शेक कर रहा था, और वो राइट हैंड इसलिए यूज नहीं कर रहा था क्योंकि राइट हैंड में उसने ग्लव पहना हुआ था, इसलिए क्योंकि उसकी राइट हैंड में वो रिंग थी और वो किसी को दिखाना नहीं चाहता था, तो उसमें वो ग्लव पहन के आया था और वो राइट हैंड बिल्कुल यूज नहीं कर रहा था। सबसे अगर हाथ भी मिला रहा था तो लेफ्ट हैंड से मिला रहा था। लेकिन जब उसने जुआन के साथ हाथ मिलाया तो उसने अपना राइट हैंड यूज करा था, वही सोलोमोन रिंग वाला हाथ। लोगों ने यह भी नोटिस करा था कि इंटरव्यू के दौरान एक मोमेंट ऐसा भी आता है जब जुआन अपनी चेस्ट पकड़ता है, उसको बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट सा फील हो रहा था, और यहाँ से थ्योरीज और ज्यादा डार्क होने लगी। कुछ लोगों ने ये कहा कि इंटरव्यू का टाइम रात का था, सबको पानी में बुलाया गया था एक बोट के ऊपर। जोशुआ अपने साथ कुछ ऐसी चीजें भी लाया था जो उसे नहीं लानी चाहिए थी, जैसे कि एक इंसान की हड्डी, और उसने स्पेशल कंडीशन रखी थी कि जब तक वो जुआन नहीं आएगा मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, जिसकी वजह से जुआन को बुलाया गया स्पेशली इस इंटरव्यू के लिए। क्या ये सब कुछ एक रिचुअल का हिस्सा था? क्या जोशुआ इन सब के ऊपर कुछ रिचुअल परफॉर्म कर रहा था, स्पेशली जुआन के ऊपर? क्योंकि जैसा कि उसने कहा था कि ये काइंड ऑफ प्रोटेक्शन है, लेकिन रात को तो डेविल, एंटिटीज, ये सारी चीजें और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, तो वो दिन को क्यों नहीं माना? उसने रात को ही क्यों बोला? वेल, ये सारे सिर्फ सवाल हैं और इसका जवाब तो शायद सिर्फ जोशुआ दे सकता है, और इसीलिए एक्स्ट्रा नॉर्मल की टीम जोशुआ से वापस कांटेक्ट करती है। और जब वो जोशुआ से मिलने जाती है तो वो सबसे पहले जो चीज़ नोटिस करती है वो थी कि उसके राइट हैंड में ग्लव्स मौजूद नहीं थे और ना ही उसके राइट हैंड में कोई रिंग थी। जोशुआ इंटरव्यू देते वक्त कहता है कि जुआन की मौत का उसको बहुत ज़्यादा गम है, और यहाँ पर एक और बहुत बड़ी बात सामने आती है।
दरअसल 2002 में, आपको याद है, जुआन ने जोशुआ से एक फादर को मिलाया था, एक प्रीस्ट को मिलाया था जो जोशुआ को सही करने की कोशिश कर रहा था। उस प्रीस्ट की भी मौत हो जाती है ठीक उसी हफ्ते में जिस हफ्ते में जुआन की मौत हुई थी। इंटरव्यू में मारियो ने डायरेक्टली जोशुआ से पूछ लिया कि क्या इन दोनों की मौत के पीछे तुम्हारा कोई हाथ है, और जोशुआ ने जवाब दिया, नॉट नेसेसरली। उसने कहा कि जहां भी वो जाता है वो एनर्जीज उसके साथ चलती है, और जब वो एनर्जीज जुआन के पास आई थी तो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल था, और शायद इसी वजह से वो एनर्जी जुआन के ऊपर हावी हो गई। जोशुआ ने बताया कि मेरा इसके पीछे कोई मतलब नहीं था, कोई मकसद नहीं था, बल्कि जुआन तो मेरे दोस्त जैसा था, मेरे भाई जैसा था, आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा। अब मारियो वो सवाल पूछती है जिसका जवाब शायद सबको चाहिए था कि उस रिंग का क्या हुआ। जोशुआ ने बताया कि मैंने 7 प्रीस्ट को बुलाया था और हम सब ने मिलकर एक रिचुअल करा। उन 7 प्रीस्ट ने उस रिचुअल को रिवर्स करने की कोशिश करी जो कि जोशुआ ने बहुत साल पहले परफॉर्म करा था। प्लान ये था कि अगर अब एंटिटी इनके सामने आती है तो उसको रिजेक्ट करा जाए और उसकी रिंग को वहां से हटा दिया जाए, और अगर कुछ भी फेल हुआ तो उनके पास मशेटे तक रेडी थे ताकि जरूरत पड़ने पर जोशुआ के हाथ को ही काट दिया जाए। लेकिन जोशुआ के हिसाब से रिचुअल सक्सेसफुल रहा और रिंग को जोशुआ के हाथ से निकाल दिया गया, और इसके बाद इंटरव्यू यहीं पर खत्म हो जाती है। आज तक मतलब 2026 चल रहा है, आज तक जोशुआ इंटरव्यूज़ में, पॉडकास्ट में, अपने यूट्यूब चैनल में जाकर ये पूरी कहानी बताता है, सबको बताता है, और वो आज तक कहता है कि जुआन की मौत के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं था। ये थी जोशुआ की कहानी। ये थी एक ऐसी कहानी जिसने पूरे मैक्सिको, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया। अगर आपको भी चाहिए तो आप इंटरनेट पे जाकर इसके बारे में सर्च कर सकते हो, आपको और भी बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगी। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है, क्या सही में जुआन की मौत के पीछे जोशुआ का कोई हाथ था, या फिर ये सब सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, या जोशुआ ने कभी सही में किसी सैटन या डेविल के साथ कोई पैक्ट करी भी थी, या फिर ये बस मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।